नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास एग्जाम पर। दोस्तों, हम लोग अभी बॉल स्टेट पीसीएस के पीवाईक्यू को ध्यान में रखते हुए इसके मेन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इसमें आज हमारा टॉपिक है अंग्रेज़ों के समय में शिक्षा व्यवस्था के बारे में जानेंगे। और ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। कंपनी के प्रारंभिक ब्रिटिश शासक जो भारतीय संस्कृति से प्रभावित थे वह लोग प्राच्यवादी कहलाए। इनका मानना था कि यूरोपीय ज्ञान विज्ञान को भारतीयों को उन्हीं की भाषा में शिक्षित किया जाए। 1780 से 81 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की, जिसमें फारसी और अरबी का अध्ययन होता था। 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति को उजागर करना था। 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने वाराणसी में एक संस्कृति कॉलेज की स्थापना की। 1813 के अधिनियम द्वारा कंपनी को निर्देश दिया गया कि यह भारत में प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपये शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करें। आंग्ल प्राच्य विवाद क्या है, एक बार देख लेते हैं। अंततः लॉर्ड विलियम बेंटिक ने आंग्लवादी नेता मैकाले के विचारों से सहमत हुआ और 1835 में पहली बार सरकारी शिक्षा नीति की घोषणा की, जिसमें कहा गया कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा। प्रमुख शिक्षा आयोग का गठन तथा उनके प्रावधानों के बारे में जानेंगे। यहाँ पर आयोग का नाम देख लेते हैं। 4 फुट का डिस्पैच, यह लॉर्ड डलहौजी के गवर्नर के शासनकाल में 1854 ईस्वी में आया। इसके प्रावधान थे, यह भारत की भावी शिक्षा के लिए एक बृहत योजना थी। इसे प्रायः भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1854 के 4 वोट का डिस्पैच के सिद्धांत को। इसके प्रमुख प्रावधानों में पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार, उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी माध्यम तथा प्राथमिक शिक्षा के लिए जनभाषा शिक्षा के लिए निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहन, महिला शिक्षा को प्रोत्साहन तथा कलकत्ता मदरसा एवं बम्बई में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना शामिल है। हंटर शिक्षा आयोग, यह लॉर्ड रिपन के काल में आया 1882 से 83 ईस्वी में, और रिपन का कार्यकाल 1880 से 84 ईस्वी तक था। इसके मुख्य प्रावधानों में स्थानीय भाषा में प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया, शिक्षा के लिए उपकर लगाया गया, माध्यमिक शिक्षा स्तर पर साहित्यिक शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहन करने की बात की गई। शिक्षा नीति प्रस्ताव, ये 1913 में आया। निरक्षरता समाप्त करने की नीति लाई गई। निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था तथा सभी प्रांतों में कम से कम एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। फेडरल विश्वविद्यालय आयोग, यह 1917 से 1919 ईस्वी तक आया। 12 वर्षीय स्कूली शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा के बाद स्नातक की उपाधि तथा अध्यापकों के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्थाएं आदि। हार्टोग समिति 1929 में आई। प्राथमिक शिक्षा में सुधार, केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा आदि का प्रावधान था इसमें। शिक्षा की सार्जेंट योजना, या 1944 में आई। देश में प्रारंभिक विद्यालय तथा हाई स्कूल की स्थापना का प्रावधान। 6 से 11 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था आदि। अंतिम रूप से लॉर्ड ओकलैंड के समय में आंग्ल प्राच्य विवाद समाप्त हुआ था। इसी काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, विप्रेक्षण सिद्धांत प्रकाश में आया। यह सिद्धांत बेंटिक के समय शुरू की गई और इसी के समय से सरकारी मान्यता भी दी गई। अधोमुखी निस्यंदन का उद्देश्य सर्वप्रथम उच्च वर्ग को शिक्षित किया जाए। इसका यानी कि अधोमुखी निस्यंदन का जो सिद्धांत था उसका उद्देश्य था कि सर्वप्रथम उच्च वर्ग को शिक्षित किया जाए। इस वर्ग के शिक्षित होने पर छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुंचेगा। वुड का घोषणा पत्र 1854, जानते हैं इसके बारे में। ब्रिटिश संसद में भारत की शिक्षा की प्रगति की जांच के लिए 1853 ईस्वी में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में 1854 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसे वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है। इसी घोषणा पत्र को आधुनिक शिक्षा की आधारशिला माना जाता है, जिसमें श्रेणीबद्ध शिक्षण संस्थानों की स्थापना का प्रावधान है। तो दोस्तों, आज का टेस्ट हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।